वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिपुरनेनी श्रीनिवास द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोइम आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन की फुल एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस एंड उसकी डिटेल में विद एग्जाम्पल्स डिस्क्रिप्शन। इससे पहले कि हम लोग पोइम की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। त्रिपुरनेनी श्रीनिवास हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेल नोन लिटरेचरर्स। जो त्रिपुरनेनी श्रीनिवास है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉपुलर साहित्यकारों से रही है। उनके फैमिली में बहुत सारे ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे लोग थे जिनका जो लिंक था वो लिटरेचर के साथ रहा है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन वेरियस एडिटोरियल कैपेसिटीज at leading Telugu papers and magazines, Srinivas spared no effort in bringing out new voices in Telugu literature। और उन्होंने जितना समय भी अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में काम किया, उनका यही कोशिश होती थी कि वो अपने एफर्ट्स के ज़रिए तेलुगु लिटरेचर को एक नई आवाज़ दे सके और लोगों तक पहुंचा सके। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे पोइट के बारे में, दैट इज़ त्रिपुरनेनी श्रीनिवास के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ त्रिपुरनेनी श्रीनिवास आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। तो जैसे पोइम का नाम क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ सूरज को गले लगाऊंगा, यानी कि बहुत ही मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल इसका टाइटल है। टाइटल ये इंडिकेट करता है कि सूरज को हम लोग इस पृथ्वी पे सब चीज़ों का जन्मदाता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सूरज की गर्मी है तो फसलें उगती हैं, सूरज की गर्मी है तो मौसम बदलता है, सूरज है तो दिन और रात मुमकिन है, या फिर सूरज है तो सारी की सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं, प्रक्रियाएँ कंप्लीट होती है, जिनके द्वारा अलग अलग जो जीव जंतु हैं, जिसमें कि हम लोग भी हैं, अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो लाइफ जो है पृथ्वी पर उनकी मुमकिन हो पाती है। तो यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं जो सूरज है वो इंडिपेंडेंस का, आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का, नएपन का, न्यू लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रतीक पोइट ने बना के हमारे सामने पेश किया है। और पोइट क्या चाहता है? पोइट चाहता है कि जिस तरीके से सूरज के ऊपर हम सब निर्भर करते हैं, सूरज एक रोल मॉडल है सभी चीज़ों के लिए, वैसे ही हम लोग भी एक रोल मॉडल बने, हम लोग भी अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाएं, हम लोग भी आत्मनिर्भर और एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के मालिक बने। यानी कि जैसे हम लोगों ने रोड नॉट टेकन पोइम पढ़ी है, अननोन सिटीजन पोइम पढ़ी है, तो जो आइडिया उस पोइम में दिया गया था कि वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, हम लोगों को नाम दिया गया, बट नाम सार्थक कब होगा? जब हम लोग कोई ऐसा काम करें जिस काम से हमारे नाम को एक पहचान दी जाए। तो ये क्लियर हो जाता है, तो ये ऑब्वियस है कि अगर हम लोग अपने नाम को एक पहचान देना चाहते हैं तो हमें वैसे काम करने पड़ेंगे। तो आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन का मतलब ये है कि हम लोग भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं, समाज में भी हमारी एक अलग पहचान हो, जैसे सूरज की एक अलग पहचान है, और हम लोग किसी को फॉलो ना करें, हम लोग ट्रेंड फॉलोअर ना हो, हम लोग ट्रेंड सेटर हों, लोग हमारी एग्जांपल्स को फॉलो करें, ना कि हम लोगों की एग्जांपल्स को फॉलो करें। तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अब ये ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने पोइम के बारे में, स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर 1, आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टिंक्ट शेड ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस, आई ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द मिरर दैट टेक्स मैन अ मियर रिफ्लेक्शन। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली, इसकी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे कभी भी वो चेहरे पसंद नहीं हैं जिन चेहरों को देख के उसे किसी और की झलक नज़र आए। यानी कि उसे वो लोग पसंद नहीं हैं जो दूसरों को फॉलो करते हैं। उसे, वो कहता है कि वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि
उसकी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पहचान नहीं बन जाती। जब तक कि वो कह रहा है कि मुझे मिरर में केवल मेरी पहचान नज़र आएगी, तब तक वो कोशिश बंद नहीं करेगा, और वो हर ऐसे शीशे को, वो हर ऐसी दीवार को, हर ऐसी बाधा को ख़त्म कर देगा जो उसकी एक अलग पहचान बनाने से उसे रोकना चाहते हैं। यानी कि वो ये चाहता है कि अक्सर हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग कह देते थे कि वो टीचर मेरा रोल मॉडल है, वो टीचर मेरा, मैं उसके जैसे बनूंगा। वो कह रहा है कि किसी को रोल मॉडल मानना अच्छी चीज़ है, किसी को अपनी इंस्पिरेशन का सोर्स मानना बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को उससे हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता रहता है। बट वो कहता है कि अपने आप को हूबहू बिल्कुल उस शख्स के जैसा बना लेना ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप लोग हूबहू उस शख्स के जैसे बन गए तो आपके अंदर भी, क्योंकि आपसे पहले एक शख्स बिल्कुल वो आपसे एडवांस क्वालिटीज़ वाला शख्स मौजूद है, इसीलिए जब आपके अंदर भी वही क्वालिटीज़ होंगी, उसी प्रकार की पहचान आप अपनी बनाओगे, तो लोग ये कहेंगे ये तो बिल्कुल उसके जैसे काम करता है, ये शख्स तो बिल्कुल उस पर्सन के जैसे बात कर रहा है। तो यानी कि वहाँ पे आपकी एफर्ट्स जो थे वो ज़ीरो हो गए, नील हो गए, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतने एफर्ट करने के बावजूद भी आपको रिटर्न में क्या मिला? आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपकी पहचान में तो किसी दूसरे की पहचान बन गई। इसीलिए किसी को रोल मॉडल मानना बहुत अच्छी चीज़ है, उसके कुछ पॉइंट्स आप उठा लो, बट उन पॉइंट्स को मॉडिफाई करो। आपने एक स्टेप उससे आगे जाना है, फिर ही आप लोगों की एक अलग पहचान बन पाएगी। Now let's move on to the explanation of this stanza. The present poem, I Will Embrace Only the Sun, has been written by T. Srinivas, one of the prolific writer in Telugu. तो ये पोइम जो है वो टी श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई पोइम है, जो कि तेलुगु के एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक सीक्रेट मूवमेंट रहस्य उद्यम। ये पोइम जो है बेसिकली उनकी किताब सीक्रेट मूवमेंट या रहस्य उद्यम में से ली गई है। द पोइम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय के दामोदर राव। बेसिकली ये पोइम जो है वो तेलुगु में लिखी गई थी, और इसकी जो ट्रांसलेशन है के दामोदर राव द्वारा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये प्रेजेंट पोइम लिखी जो है बेसिकली तेलुगु में लिखी गई थी, और इसको ट्रांसलेट के दामोदर राव ने इंग्लिश में किया है। In this poem, the poet urges for originality in thinking and attitude rather than being a blind imitator. तो यहाँ पे पोइट, इस पोइम में पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोगों को प्रेरित कर रहा है कि हम लोग अपनी सोच में ओरिजिनलिटी लाएं, अपने वर्ताव में, अपने काम करने की शैली में ओरिजिनलिटी लाएं। हम लोग किसी को आंखें बंद करके कॉपी ना करें, हमारी दूसरों से अलग काम करने की शैली होनी चाहिए। अगर हम लोग एक नयापन अपनी पहचान में, अपनी सोच में, अपनी एटीट्यूड में लाना चाहते हैं, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट अर्जेस अस नॉट टू जस्ट बिकम अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ समवन एल्स बाय इमिटेटिंग देम ब्लाइंडली। इसीलिए वो पहले ही स्टैंजा में ये क्लियर कर देता है कि हम लोग अगर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को किसी की परछाई बन के नहीं चलना। परछाई या रिफ्लेक्शन हम कब बनते हैं? जब हम लोग आंखें बंद करके किसी को कॉपी कर रहे हैं, जैसा वो काम कर रहा है हूबहू हम लोग भी वैसा काम करने की कोशिश करते हैं, और उस समय लोग हमारे काम में, हमें नहीं, हमारे काम में भी हमसे पहले जो शख्स वो काम कर चुका है उसकी तस्वीर को, उसके अक्स को महसूस करते हैं। इसीलिए वहीं पे हमारी इमेज जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए पोइट चाहता है कि हम लोग अगर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो किसी को आंखें बंद करके कॉपी करना बंद कर दें। इन अदर वर्ड द पोइट हेयर वांट्स अस टू बिकम ओरिजिनल एंड ही हैज़ कन्वेड दिस मैसेज थ्रू द इमेजरी ऑफ मिरर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन पंक्तियों में पोइट ये चाहता है कि हम लोग अपनी एक अलग पहचान बनाएं, और उसके लिए हम लोगों को उसने एक मिरर, एक शीशे की एग्जाम्पल दी है, इमेज दी है, जिसमें वो कहता है कि हम लोगों को तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ना अपनी इमेज अलग बनाने के लिए जब तक कि जो इमेज, जो पहचान मैं अपनी देखना चाहता हूँ वो मुझे महसूस ना हो जाए।
तब तक मैं वो कोशिश करता रहूँगा, और तब तक हर वो आईना जो मेरे अंदर किसी और की झलक दिखा रहा है, उस हर आईने को तोड़ के अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एफर्ट करता चला जाऊँगा। बिकॉज वट वी सी, in other words, the poet here wants to become original, and he has conveyed this message through the imagery of mirror, because what we see is in the mirror is just a copy and reflection of our real self। क्योंकि वो कह रहा है कि आईना क्या चीज़ है, आईना वो कहता है कि वो चीज़ है जिसमें कि हम लोग अपना एक अक्स या अपनी एक पहचान को देखते हैं। और पोइट ये कह रहा है कि अगर हम लोग अलग पहचान बनाना चाहते हैं, हम लोग ब्लाइंड इमिटेटर नहीं बनना चाहते, तो हमें तब तक काम करना है अपने इन एफर्ट्स के ऊपर जब तक कि हम लोगों को उस आईने में अपना ही अक्स महसूस ना हो जाए, ना कि हम लोगों को अपने अंदर किसी और की झलक महसूस हो जिसको कि हम लोग ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक कि हमें अपने अंदर अपनी एक अलग पहचान महसूस नहीं होती, तब तक हम लोगों ने एफर्ट करना जो है वो नहीं छोड़ना है। दैट इज़ वाई द पोइट अर्जेस अस टू बिकम ओरिजिनल, सो दैट वी माइट नॉट बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ समवन एल्स विच विल नेवर हेल्प अस इन मेकिंग अवर आइडेंटिटी डिफरेंट। इसीलिए पोइट रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग कोशिश करें और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो, क्यों, सो दैट ताकि हम लोगों जो है वो एक कार्बन कॉपी ना बन जाए किसी और की जिसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो बजाय इसके कि किसी की कार्बन कॉपी बने, किसी की ब्लाइंड इमिटेशन बने, हम लोगों को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। हम लोग किसी को रोल मॉडल आइडियल मान सकते हैं, बट हूबहू उनके जैसा काम करने की कोशिश हम लोगों ने नहीं करनी। उनसे चीज़ें सीख कर हम लोगों ने उन चीज़ों को इम्प्रूव्ड वे में, मॉडिफाइड वे में अपनाने की कोशिश करनी है। हेयर वी मस्ट कीप इन माइंड दैट रिफ्लेक्शन स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस, लैक ऑफ आइडेंटिटी एंड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि परछाई जो है वो ओरिजिनल नहीं होती, वो कॉपी होती है, वो हमारी ट्रू पर्सनैलिटी की एक झलक होती है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा रिफ्लेक्शन की बजाय ट्रू पर्सनैलिटी के एफर्ट्स की तरफ ध्यान देना है, ताकि हमारे अंदर सब्सटेंस आ सके, ताकि हम लोगों के अंदर जो अपनी पहचान बनाने की एक डिज़ायर है, इच्छा है, उसे हम लोग पूरी कर सकें, और हम लोग के अंदर जो ओरिजिनलिटी की कमी है, हम उस ओरिजिनलिटी को भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेके आ सकें। Stanza 2, with the 20 centuries old sky as witness, filled with tears of pupil, amidst sobs of 7 oceans, that occupies 1/3 of planet Earth, standing in the corner of this period of time, I am recreating myself once again। तो इससे पहले कि हम लोग इस स्टैंजा को डिटेल में एनालाइज करें, ब्रीफ सी एक एक्सप्लेनेशन इस स्टैंजा की मैं देने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि इस स्टैंजा में पोइट फिर से अपने फर्स्ट पैराग्राफ की चीज़ के ऊपर ही स्ट्रेस कर रहा है, दैट इज़ ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग, मॉडिफिकेशन इन आवर सेल्स, सो दैट हम लोग अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएं। वो कहता है कि ये जो आकाश है कई सदियों से गवाह है उस मेहनत का, उस मशक्क़त का जो लोगों ने की है अपनी अलग पहचान बनाने में, अपने आप को एक अलग मुकाम पर लेके जाने में। और वो ये भी कह रहा है कि ये जो आकाश है या ये जो महासागर है, ये भी उसी चीज़ के प्रतीक हैं कि किस प्रकार से लोगों ने इन सभी चीज़ों को एक प्रेरणा का स्रोत मानते हुए या इन चीज़ों को विटनेस मानते हुए कोशिश की है अपनी अलग अलग पहचान बनाने की। और पोइट एक वर्ड इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ रिक्रिएट। रिक्रिएट यानी पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण क्या है? अपने अंदर हर समय अपना सेल्फ एनालिसिस करके, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करके अपने आप की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को
और बेहतर ढंग से दोबारा से पुनर्निर्माण करना। पुनर्निर्माण किसी चीज़ को दोबारा से खड़ा करना, किसी चीज़ को बेहतर ढंग से खड़ा करना। तो उसी प्रकार से इस स्टैंजा में भी जो रिक्रिएटिंग है वो हमारे व्यक्तित्व की पहचान का एक बेहतर ढंग से पेशकारी को हम लोग रिक्रिएटिंग कह सकते हैं, रिक्रिएशन कह सकते हैं। तो अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। द सेकंड स्टैंजा uses पावरफुल मेटाफर्स टू इलस्ट्रेट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस स्टैंजा में पोइट ने पावरफुल मेटाफर्स का भी इस्तेमाल किया। मेटाफर क्या होते हैं? मेटाफर दो तरीके के हमारे इंग्लिश में कंपैरिजन होते हैं, एक होता है सिमली और एक होता है मेटाफर। सिमली में हम उन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जो चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे क्लास में दो स्टूडेंट है, दोनों के बीच में हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया, या दो लिविंग थिंग्स है, दोनों के बीच में हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया, दैट इज़ सिमली। दो एक जैसी चीज़ों की तुलना करना उसे हम लोग सिमलीस कह देते हैं। और दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों की आपस में तुलना करना उसे हम लोग मेटाफर कह देते हैं। जैसे किसी पक्षी का इंसान के साथ तुलना कर देना, किसी टेबल का या किसी नॉन लिविंग थिंग का किसी लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन कर देना। जैसे जॉन डन ने अपनी पोइट्री में लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर किया है। तो जब दो अलग अलग चीज़ों को जो दूर दूर तक एक जैसी नहीं है उन चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है तो उसे हम लोग मेटाफर कह देते हैं। तो इस स्टैंजा में भी पोइट ने हमारी इतिहास को दिखाने के लिए मेटाफर का इस्तेमाल किया है। द सेंसिटिविटी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोइम आर रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज फीलिंग ऑफ the sensitivity and a sense of responsibility in the poet are reflected through his feelings of sorrow for the pupil being witnessed by the sky and oceans। पोइट के अंदर की सेंसिटिविटी कि वो कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा उसके अंदर एक पोइट के होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, वो झलकता है जब वो उन लोगों के लिए दुख फील करता है जिन लोगों ने बहुत कोशिश की है अपनी अलग पहचान, अपना एक अलग मुकाम बनाने की। और वो चीज़ें किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं? वो रिफ्लेक्ट होती हैं आकाश और महासागर, जो कि उन लोगों की कोशिशों के सदियों से गवा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स द पोइट वांट्स टू प्रेजेंट हियर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सफरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर क्रिएशन। तो दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान आज से नहीं, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, इंसान की रचना हुई है, इंसान को अपने कामयाबी, अपनी पहचान के रास्ते में बहुत सारे दुख दर्दों का सामना करना पड़ा है। और उन सारे दुख दर्दों का जो एकमात्र गवाह है वो है ये आकाश और महासागर, जो सदियों से इंसान की कोशिशों का, इंसान के दुख दर्दों के गवाह बने हुए हैं। इट इज़ देयर टीयर्स अकॉर्डिंग टू द पोइट दैट हैज़ फिल्ड द सेवन सीज। इसीलिए पोइट ये भी मानता है कि जो 7 महासागरों में पानी है वो पानी नहीं है, वो पानी अगर खरा हुआ है तो वो उन लोगों के आंसुओं का पानी है जिन लोगों ने इंसान की क्रिएशन से लेकर आज तक दुख दर्दों को फेस किया है। दैट इज़ वाई देयर वाटर इज साल्टी। यही कारण है कि महासागरों का पानी जो है वो खारा है, वो नमकीन है। However, the poet wants to bring nobility and change in human condition। पर पोइट चाहता है कि वो इंसान के हालातों में एक बदलाव लेके आ सके, वो उसके सोचने के ढंग में एक बदलाव लेके आ सके, वो एक नई पहचान, एक नया एटीट्यूड लेके आ सके। He is of the belief the old world must die, only then a new world can be reborn। इसीलिए वो कहता है कि अगर हम लोग एक नयापन इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो हमें पुरानेपन को ख़त्म
करना पड़ेगा। एक नई सोच को इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो पुरानी सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है रिक्रिएशन, कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी कमियों को ढूंढ के उन कमियों को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर नयापन आएगा, तभी मैं अपने आप को रिक्रिएट कर सकूंगा। दैट इज़ वाई ही टेल्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू रिक्रिएट हिमसेल्फ। इसीलिए वो कहता है कि वो भी तब तक अपने अंदर बदलाव लाता जाएगा तब तक वो भी कोशिश करता जाएगा अपने आप को दोबारा से क्रिएट करने का, जब तक कि वो अपने अंदर के नएपन को बाहर ना ले आए, जब तक कि वो अपनी एक अलग पहचान ना बना ले। तो अब मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि रिक्रिएट का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिक्रिएट का मतलब है अपने आप की व्यक्तित्व को, अपनी वीकनेसेस को हर समय इम्प्रूव करते रहना, हम लोगों का फ्लेक्सिबल रहना, चेंजेबल रहना। That is why he tells that he is trying to recreate himself. Surrounded by this immensity, the poet looks forward to creating something new. Surrounded by this intensity, the poet looks forward to creating something new, adopting some new form. और इस उत्तेजना से घिरे हुए पोइट चाहता है कि वो अपना पुनर्निर्माण करता जाए, नए नए विचारों को नए नए तरीक़ों से लोगों के बीच में लाता जाए और वो अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाता जाए, वो अपनी एक अलग पहचान बना ले, अपनी नई सोच को लोगों तक पहुंचा दे। और इस तरीके से लोगों को भी वो एक प्रेरणा दे रहा है कि वो भी किसी भी स्टेज पर अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने आप की पर्सनैलिटी, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है। अगर वो इच्छा शक्ति उनके अंदर मौजूद है तो वो किसी क्षण भी कोई काम कर सकते हैं, किसी क्षण भी कोई अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बात भी कह देते हैं कि सीखने की कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती। कमिंग ऑन टू अवर थर्ड स्टैंजा, आई ऑलवेज लाइक द सॉन्ग दैट डिफाइड टोटल कॉम्प्रीहेंशन, where there is scope for imagination. I made a habit of rebirth again and again. Isn't birth a victory over death? Aren't ideas creators? तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है? इस स्टैंजा में पोइट कह रहा है, एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो है इस स्टैंजा की, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया। जैसे पिछले स्टैंजा में आया था रिक्रिएशन का शब्द, इस स्टैंजा में जो शब्द आया वो है रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यहाँ पे ये नहीं है कि मर के दोबारा जीवित हो जाना, पुनर्जन्म यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, एक मेटाफर के तौर पे पोइट ने इस्तेमाल किया है। तब तक कोशिश करते रहना, गिर के दोबारा से जीतने की कोशिश करते रहना, जब तक कि हम लोग अपनी मंजिल, अपने एम या अपने डिज़ायर्ड ड्रीम्स को अचीव ना कर लें। तो यहाँ पे जो रीबर्थ है, रीबर्थ का मतलब है गिर के दोबारा से खड़े हो जाना, हार के दोबारा से जीतने की कोशिश करनी। तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं वाई मी, जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, एक बार वो गिर गए दोबारा से खड़े होने की कोशिश नहीं करते, वो दोबारा से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ट्राई मी, कि और मुसीबतें आए, मैं मेरी व्यक्तित्व और निखरे, मैं उन मुसीबतों को सीखे, उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपनी कामयाबी को हासिल करूं। और ऐसे लोग जितने नाकामयाबी उनके रास्ते में आएगी, उन नाकामयाबी को पार करके कामयाबी में तब्दील कर देंगे। तो दो तरीके के लोग हो गए, एक वो लोग जो रुकावटों को बाधा मानते हैं, नाकामयाबी को बाधा मानते हैं अपनी सफलता में, और एक वो लोग जो नाकामयाबी को सीढ़ी मानते हैं कामयाबी की। तो यहाँ पे पोइट सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो कहता है कि वो तब तक कोशिश करना, तब तक पुनर्जन्म लेना नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो अपनी एक अलग पहचान ना बना ले। इन द फॉलोइंग स्टैंजा द पोइट हैज़ यूज्ड डेथ हैज़ अ सिंबल ऑफ सॉन्ग एंड रीबर्थ फॉर क्रिएटिविटी एंड रिजुविनेशन। यहाँ पे उसने रीबर्थ को रचनात्मकता का और नए तरीकों का एक प्रतीक माना है। द पोइट टेल्स दैट ही ऑलवेज लाइक द सॉन्ग्स और पोइम्स दैट डिफाइज टोटल कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज दो सॉन्ग्स और पोइम्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड फुली। तो पोइट कहता है कि उसे अक्सर
वो कविताएं, वो पोइट्री, वो सॉन्ग्स या वो रचनाएं, वो साहित्य पसंद रहा है जिसको कि पूरे तरीके से समझा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा साहित्य, ऐसी कविता आपके लिए, आपके माइंड के लिए रास्ता खोल देती है कि आप उसको और गहराई से जा सको, आप उसको और तरीक़ों से समझ सको। आप उसको जितना समझोगे, आपका माइंड कहेगा इसको और तरीक़ों से और गहराई से भी समझा जा सकता है। जैसे कि हम लोग टीचर्स होते हैं, हम लोग एक ही पोइम को बार बार पढ़ा के हमें उसके अंदर नए मायने, नई एग्जांपल्स, जितनी बार मैं इस पोइम को पढ़ूंगा मुझे इस पोइम से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। यानी कि ये ऐसी रचनाएं होती हैं जो हमारी कल्पना को एक चिंगारी देती हैं फलने की, फूलने की, जिससे कि हमारी कल्पना को एक द्वार मिलता है, आउटलेट मिलता है, और हम लोग उस कल्पना को एक विशाल तरीके से बाहर निकाल सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त करके। तो इसीलिए पोइट कहता है कि उसको ऐसी रचनाएं पसंद है जो उसकी इमेजिनेशन को छेड़ती हैं, उसको प्रेरित करती हैं उसकी इमेजिनेशन को, कि वो अपनी इमेजिनेशन का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सके। द पोइट टेल्स दैट इफ़ एवरीथिंग इज़ विद इन द कॉम्प्रिहेंशन देन देयर विल बी नो स्कोप फॉर इमेजिनेशन। वो कहता है कि अब अगर सारी चीज़ें समझ आ जाएं तो वहाँ पे तो कल्पना का या इमेजिनेशन का या हमारे माइंड का कोई यूज़ ही नहीं रह जाता। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमारी समझ से बाहर हों, वहीं पे हमारे माइंड का, हमारे मस्तिष्क का जोर लगेगा, वहीं पे हमारी कल्पना को पंख लगेंगे, और हमारी कल्पना के पंखों के ज़रिए हम अपने विचारों को एक खुला आसमान दे पाएंगे, जिसमें कि हम लोग अपने विचारों को एक बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकें। And if there is no scope for imagination, new ideas, then there will be no scope for further progress of civilization. और अगर कल्पना या नए विचारों की ही जगह नहीं रही, तो इसका मतलब ये है नए विचार हैं हमारे विकास का प्रतीक। अगर पानी में भी स्थिरता आ जाए ना, तो पानी भी बास मारने लग जाता है। अगर हम लोग किसी लोहे की चीज़ को जितना मर्जी संभाल के रख ले, अगर इस्तेमाल नहीं ना कर रहे हैं तो उसे भी जंग लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में नए विचारों को नहीं ला रहे, उन नए विचारों से को अपने अंदर आने नहीं देते, हमारी कल्पना जो है उसे हम लोग खुला आकाश नहीं देते पनपने के लिए, तो इसका मतलब है हमारा विकास भी नहीं होगा। अगर हमारा विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारी सभ्यता का विकास भी खड़ा हो जाएगा। इसीलिए विकास को निरंतर चलाने के लिए हमें अपनी कल्पना, अपने विचारों के अंदर हर घड़ी, हर पल नयापन लाने की ज़रूरत है। इसीलिए पोइट कहता है कि वो भी तब तक रीबर्थ करता रहेगा जब तक कि वो एक नई चीज़ को हासिल ना कर ले। ही इज़ ऑफ द बिलीव दैट blanks must be left so that it can be filled by new ideas and imagination. उसका ये मानना है कि हमेशा चीज़ों को पूरे तरीके से समझने में खाली जगह का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खाली जगह वो चीज़ है जो नए विचारों और नई कल्पना को जन्म देने का कारण बनते हैं। हमारे अंदर ब्लैंक होगा कि ये दिन कैसे रात में ढल गया, पृथ्वी कैसे घूमती है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर आई, तभी हम लोगों ने कल्पना की किस तरीके से हम लोग उड़ सकते हैं। ये कल्पना ने हमारे अंदर जन्म लिया, तभी हम लोगों ने जहाज़ को बनाया। तो जब नई कल्पना आएगी तो वो नई चीज़ों का जन्मदाता भी बनेगी। In other words, the poet does not want to follow old and conservative beliefs and ideas. In fact, he wants to create new ideas and beliefs. तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पोइट पुराने विचारों को या पुरानी सोच को आगे नहीं लाना चाहता। पोइट चाहता है कि वो अगर विकास के रास्ते पे आगे जाना चाहता है, अपनी पहचान के रास्ते में आगे बनाना चाहता है, तो वो जानता है कि उस रास्ते में आगे जाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि उन विचारों के अंदर मॉडिफिकेशन लाना, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को ढूंढने की या नई चीज़ों को जन्म देने की, नए विचारों को जन्म देने की कोशिश करनी। दैट इज़ वाई द पोइट एक्सप्रेसेस अ फर्म बिलीव दैट प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन कॉन्टीन्यूअस रीबर्थ एंड कॉन्टीन्यूअस
क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ थ्रू द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। इसीलिए पोइट ये दृढ़ विश्वास दिखा रहा है कि किसी भी सभ्यता का विकास इस बात पे निर्भर कर रहा है कि हम लोग निरंतर कोशिश करते रहें पुनर्निर्माण का, पुनर्जन्म का और नए नए विचारों को अपने काम में लाने का, जो हमारे विकास को निरंतर आगे लेके जाता जाए, जो हमारे अंदर स्थिरता ना रहे बल्कि हमें आगे की तरफ आगे बढ़ाता चला जाए। द पोइट इज determined टू recreate एंड reshape his ideas फॉर द betterment ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए पोइट चाहता है कि वो भी अपने विचारों को इम्प्रूव करे, वो भी अपने विचारों का पुनर्निर्माण करे, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का रीबर्थ करे, ताकि वो अपने विचारों से इस इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर सके। द पोइट हैज़ क्लैरिफाइड हिज पॉइंट विद द इमेजेस ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड प्रेजेंटिंग आइडियाज़ एज द क्रिएटर ऑफ समथिंग न्यू। और इसके लिए उसने मौत और जन्म की इमेज दी है। वो कहता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मौत किसी चीज़ का अंत है, तो हम लोग ये नहीं भूलते कि अगर मौत किसी चीज़ का अंत है तो बर्थ जो है वो मौत के ऊपर विक्ट्री है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बड़ी मुश्किल हालातों में बच्चे का जन्म होता है, तो वो हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो जन्म हुआ है वो भी मौत को हरा के हुआ है, बट हमारे अंदर ये डर रह जाता है कि मौत जो है वो ज़िंदगी के ऊपर जीत है। तो हमें चीज़ों का पॉजिटिव साइड लेके चलना है कि ना कि नेगेटिव। और पॉजिटिव साइड ये है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो मौत के ऊपर हमारी एक जीत है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग हमारे विकास को निरंतर लाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, हम लोग एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें भी अपने अंदर नए विचारों को निरंतर जन्म देना होगा। और हमारे अंदर नए विचारों का जन्म जो है वो विक्ट्री है पुराने विचारों के ऊपर, और हमारी एक अलग पहचान बनाने में वो एक अहम योगदान भी देती है। The poet tells that every birth is a symbol of new life, new ideas and न्यू क्रिएशन, नोवेल्टी एंड चेंज। तो पोइट ये कहता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हर जन्म नए विचारों का, नई रचना का और नए बदलाव का प्रतीक है। और इसीलिए हम लोगों को भी अपने अंदर नए विचारों को जन्म देना चाहिए, नई सोच को। और उस सोच को पहले हमारे अंदर इमेजिनेशन आएगी, फिर ही हम उसे हकीकत में ढालेंगे। ठीक है, पहले इमेजिनेशन आई कि गाड़ी बनानी है, उस इमेजिनेशन को फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपने एफर्ट्स से हकीकत में ढाला। तो कल्पना का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग किसी चीज़ को, एक नई चीज़ को यहाँ पे लाना चाहते हैं। कल्पना ही हम लोगों को सोचने की, सपने देखने ही हमें हमारे सोच को एक पंख देगा, और हम लोग अपनी कोशिशों से उन सोच को, उस सपने को, उस कल्पना को हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। With these things we can change the face of the earth and lot of humanity. He tells that where death is a symbol of static life and stagnation. वो कहता है कि जहाँ पे मौत जो है वो स्थिरता का और खड़े होने का या एकदम स्टेबल हो जाने का प्रतीक है। द बर्थ इज द एंड ऑफ स्टैटिक लाइफ एंड, वहीं पे जो जन्म है स्थिरता का और स्टैग्नेशन का अंत है। इन ए वे इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट बर्थ इज़ विक्ट्री ओवर डेथ। इसीलिए पोइट ये कहता है कि ये कहना भी गलत नहीं होगा, अगर मृत्यु जीवन के ऊपर जीत है तो जो जन्म है वो मृत्यु के ऊपर जीत है। सिमिलरली न्यू आइडियाज़, इसी प्रकार से जो नए विचार हैं, लेड टू न्यू क्रिएशन ऑफ थिंग्स बिकॉज इट इज़ अ न्यू आइडियाज़ एंड थिंकिंग दैट इज़ द बेस और रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इसीलिए वो कहता है कि जिस प्रकार से जन्म जो है वो मृत्यु के ऊपर जीत है, उसी प्रकार से नई चीज़ों और नई डिस्कवरीज का जो बेस है वो है कल्पना। हम लोग जब नए विचारों को, नई कल्पना को अपने अंदर लाएंगे तब ही नई चीज़ें बनने का आधार वो हमारी कल्पना या सोच बनेगी। तो इसीलिए हमारे अंदर नई कल्पना या नई सोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नई कल्पना, यही नई सोच, यही नए सपने जो हैं वो नई चीज़ के निर्माण का, नई चीज़ की खोज का आधार माने जाएंगे।
I never forgot the fact of a poem being repeated by scores. I always resent the affront of men echoing emptily, witnessed by 25 autumn seasons, having shed many deaths and reborn yet again. Standing in the corner of this period of history, I am instructing man how to sign. I have never lived without a new thought. I never rest until the mirrors are broken. तो इससे पहले डिटेल में जाएं, ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। इस स्टैंजा में पोइट कहता है कि वो तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर क्षण को, उसने ये आदत बना लिया कि वो अपने हर क्षण में नए विचारों को अपने अंदर लाए, नई सोच को अपने अंदर लाए, और उन नए विचारों और नई सोच को वो एक नए ढंग से अपने रचनाओं के अंदर ढाल सके और उनसे लोगों को प्रेरणा दे सके। और वो कहता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत बार अपने आप को रिक्रिएट किया है, बार बार अपने विचारों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है, बहुत बार वो रीबॉर्न हुआ है, बहुत बार उसने हार के जीतने की कोशिश की है। और वो चाहता है कि हम लोग भी उसे देखकर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही रुख रखें ज़िंदगी में कि हम लोग भी निरंतर रीबॉर्न या रिक्रिएट करने के लिए तैयार रहें। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट टेल्स दैट ही हैड नेवर लिव्ड अ मोमेंट इन लाइफ व्हेन ही हैड नॉट ट्राइड टू थिंक समथिंग न्यू एंड इमेजिनेटिव। पोइट कहता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब उसने पुनर्निर्माण या नए विचारों को जन्म देने के बारे में सोचा ना हो, जब उसने अपनी कल्पना के पंखों को खुला आकाश न दिया। उसका कोई भी ज़िंदगी का ऐसा क्षण नहीं है जब उसने कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ नया लिखने का ना सोचा हो। द पोएट टेल्स दैट he wants to continue to live forever through his creativity, that is poetry, because he know that countless people recite a poem। और पोइट चाहता है कि वो अपनी रचनाओं के ज़रिए अमर हो जाए। क्यों? वो कहता है कि उसे पता है कि ये जो शरीर है ये तो मर जाएगा, बट अगर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण प्राप्तियां की हैं, हमारे मरने के बाद भी वो प्राप्तियां एज इट इज़ ही रहेंगी। इसीलिए भगत सिंह चले गए, बहुत सारे ग्रेट हिस्टोरियंस चले गए, बहुत सारे क्रांतिकारी चले गए, शहीद हो गए, मर गए, बट वो आज भी ज़िंदा है। शरीर नहीं है बट वो आज भी हमारे अंदर ज़िंदा है अपने कामों के ज़रिए। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि पोइट ये चाहता है कि वो भी अपनी रचनाओं के ज़रिए लोगों के अंदर ज़िंदा रहे, अपने नए विचारों को लोगों तक पहुंचाता रहे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक रचना को पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे, और ये बात हकीकत भी है। इन दिस वे ही कैन लिव फॉर एवर थ्रू हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएशन। और वो कह रहा है कि इस तरीके से वो मर के भी हमेशा ज़िंदा रहेगा अपनी रचनाओं, अपनी कल्पना के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए। द पोएट टेल्स दैट ही डज नॉट लाइक द मैन हु आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ, ही स्ट्रांगली डिसअप्रूव्स ऑफ मैकेनिकल मीनिंगलेस रेपिटेशन। वो कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं है जो साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसी ज़िंदगी? खा लिया, पी लिया, इकट्ठा कर लिया और सो लिया। वो कहता है कि ये काम तो जानवर भी करते हैं, वो भी अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं, वो भी उसे खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वो कहता है कि हम लोग कुदरत की बेस्ट क्रिएशन माने जाते हैं इंसान, और हम लोग बेस्ट कब होंगे? जब हम लोग ऐसी साधारण ज़िंदगी नहीं, असाधारण ज़िंदगी जिएँ और अपनी ज़िंदगी से दूसरों को भी एक प्रेरणा दे के जाएँ। He has very beautifully presented the passing of his life with the image of 25 autumn season that he had experienced and seen a lot in these years। उसने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों को 25 ऑटम सीजन्स, 25 पतझड़ के मौसम के साथ कंपेयर किया गया है। उसने कहा है कि उसकी ज़िंदगी के 25 साल गुजर चुके हैं, और इन 25 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार अपने आप को रिक्रिएट किया है, बहुत बार अपने सोच को इम्प्रूव किया है, बहुत बार उसने रीबर्थ लिया है, बहुत बार उसने गिर के हार के जीतने की कोशिश की है। दैट इज़ वाई ही टॉक्स अबाउट casting himself anew with new ideas, because he has never lived a moment in his life where he has not tried to find something new। और इसीलिए वो कहता है कि आज भी वो ये चाहता है कि वो अपनी सोच के अंदर नयापन लेके आए, क्योंकि इन 25 सालों में एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब उसने अपनी ज़िंदगी में, किसी भी क्षण ऐसा नहीं था जब उसने अपनी ज़िंदगी में कोई नयापन या कोई नया आइडिया
ना सोचा हो, कोई किसी नई चीज़ को अपनी सोच में वो ना लेके आया हो। इसीलिए वो चाहता है कि अब भी वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में भी एक भी क्षण वेस्ट ना करे और हर क्षण में नए विचारों को, नई सोच को वो इस दुनिया के सामने लेके आने की कोशिश करे। इन द एंड of this stanza, he reaffirms of how strongly he lives through new ideas. अंत में वो ये कहता है, बड़े ही जोर डालकर ये दृढ़ता के साथ ये कह रहा है कि वो अपने नए विचारों, नई सोच, अपनी क्रिएटिव रचनात्मकता से इस दुनिया में किस तरीके से रह पाएगा। ही एंड्स द स्टैंजा विद द प्लेस टू कीप वंस इंडिविजुअलिटी। वो इस स्टैंजा का अंत रिक्वेस्ट करता है कि अगर हम लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पहचान के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई ही टेल्स दैट ही विल नॉट रेस्ट until the mirrors are broken. In other words, he wants that all reflection must be broken and originality must be restored. इसीलिए वो अंत में ये कहता है कि वो तब तक नए विचारों को जन्म देना, तब तक रचनात्मकता लाना नहीं छोड़ेगा, तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, जब तक कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो जाता। Coming on to the stanza number 5, I cannot love the moon with all its brilliance, even if consumed by flames, I will embrace only the suns. तो ये लास्ट स्टैंजा है पोइम का और बहुत ही मोटिवेशनल स्टैंजा है इस पोइम का। इस स्टैंजा में पोइम जहाँ पे सूरज और चांद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन कर रहा है, वहीं पे ये भी बता रहा है कि उसका रोल मॉडल सूरज है, ना कि चांद है। क्यों है वो हम लोग देखते हैं। वो कहता है कि चांद नो डाउट शीतलता का प्रतीक है और उससे पहले बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे शायरों ने चांद को रोल मॉडल लेके अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में ढाला है। पर पोइट कहता है कि उसके लिए चांद जितना मर्जी शीतल हो, चांद जितना मर्जी खूबसूरत हो, वो उसे अपनी रचनाओं में नहीं ढालेगा, वो उसे अपना आइडियल नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी एक अलग पहचान नहीं है। वो अपनी रोशनी के लिए सूरज के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि जो चीज़ खुद आत्मनिर्भर नहीं है वो उसकी रोल मॉडल नहीं हो सकती, वो उसे आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। इसीलिए वो कहता है कि उसका रोल मॉडल हमेशा और हमेशा सूरज ही रहेगा, चाहे उस सूरज को तक पहुंचने के लिए उसे पता है कि सूरज की इतनी गर्मी है कि वो जल जाएगा। यानी कि यहाँ पे सूरज आकाश वाला सूरज नहीं, यहाँ पे सूरज जो है वो मुश्किलों का भी प्रतीक है। तो इसीलिए पोइट ये चाहता है कि यहाँ पे जो सूरज है वो सूरज को अपना रोल मॉडल माने, क्योंकि सूरज इस पृथ्वी पे हर प्रकार की जीवन का जन्मदाता है। अगर धूप होती है वो भी सूरज के कारण, दिन और रात होता है वो भी सूरज के कारण, मौसमों का बदलाव होता है वो भी सूरज के कारण होता है। अगर फसलें पकती हैं, फल फूल पकते हैं, प्लांटेशन जो है वो ग्रो अप होती है, तो वो भी सूरज के कारण है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, जिनके कारण इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है मुमकिन हो सका है, तो उसके लिए केवल और केवल सूरज ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए पोइट भी चाहता है कि वो सूरज को अपना रोल मॉडल माने, क्योंकि जिस प्रकार सूरज के अंदर ओरिजिनलिटी है, वो चाहता है कि उसकी पहचान के अंदर भी एक ओरिजिनलिटी आए, वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, जिससे कि लोग उससे कुछ सीखें। वो ट्रेंड फॉलोअर नहीं, वो ट्रेंड सेटर बनना चाहता है। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोइट हैज़ यूज्ड द मेटाफर्स ऑफ सन एंड मून। इस स्टैंजा में भी पोइट ने सन और मून का मेटाफर यूज़ किया है। तो मेटाफर मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पोइटिक डिवाइस है जब हम लोग दो उन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जो दूर दूर तक एक जैसी नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों के बीच का कंपैरिजन जब हम लोग एक इंसान का किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन कर दें तो वो है मेटाफर। जब हम लोग एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन करते हैं वो है सिमिली। तो यहाँ पे भी उसने सन और मून के साथ अपना कंपैरिजन किया है पोइट ने।
तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं दो यूनिवर्सल चीज़ों के साथ उसने एक इंसान का कंपैरिजन किया है, इसीलिए हम इस कंपैरिजन को मेटाफर मानेंगे। हेयर द सन स्टैंड्स फॉर ओरिजिनलिटी एंड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ एंड द मून स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड डिपेंडेंसी। यहाँ पे जो सूरज है वो ओरिजिनलिटी, आत्मनिर्भरता और एक अलग पहचान का प्रतीक है, एंड मून स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन, जो मून है वो परछाई और निर्भरता का प्रतीक है। सीइंग द वाइड डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द मून, द पोइट रीअफर्म्स दैट ही विल एम्ब्रेस ओनली द सन। और जब वो दोनों चीज़ों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस देखता है तो वो ये निर्णय लेता है कि उसका जो रोल मॉडल होगा वो सूरज होगा, ना कि चांद होगा। He cannot love the moon with its all brilliance and beauty because it is symbol of dependency on and reflection. That is why it cannot be his ideal in his life. वो कहता है कि चांद जितना मर्जी खूबसूरत हो, शीतल हो, वो उसका रोल मॉडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परछाई और निर्भरता का प्रतीक है। और पोइट चाहता है कि वो अपनी एक ऐसी पहचान बनाए जो आत्मनिर्भरता का और ओरिजिनलिटी का प्रतीक हो। तो अगर हम लोगों ने ओरिजिनलिटी का प्रतीक बनना है या अपनी एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनानी है तो हमारा रोल मॉडल भी वैसा ही होना चाहिए, ना कि एक जो चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर निर्भर है हम लोग उसको रोल मॉडल बना के ये सोचें कि वो चीज़ हमें आत्मनिर्भर बना देगी। इवन द मून शाइन्स विद द लाइट ऑफ द सन। वो कहता है कि यहाँ तक कि जो चांद चमकता है वो भी सूरज की रोशनी से चमकता है। तो वो चीज़ जिसकी खुद की रोशनी नहीं है, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो किसी की पहचान क्या बनाएगी, वो किसी का रोल मॉडल क्या बन सकेगी। हेयर वी कैन टेक द सन ऑल्सो एज अ सिंबल फॉर पाथ ऑफ स्ट्रगल एंड डिफ़िकल्टी। इसीलिए वो ये निर्णय लेता है कि वो सूरज को, जो कि आत्मनिर्भरता का और नएपन का प्रतीक है, जो कि नए नए पृथ्वी के ऊपर नए नए स्पीशीज़ के जन्म देने का प्रतीक है, हमारा जन्म लेने का प्रतीक है, तो वो कहता है कि क्यों ना फिर वो सूरज को ही अपना रोल मॉडल माने। और अगर हम लोग थोड़ा इसे और डीप और गहरा जाके एनालिसिस करें, जैसे हम लोगों ने पिछले स्टैंजा में देखा, तो वो एक बात कह रहा था कि उसे वो चीज़ें पसंद हैं जिनको कम्प्लीटली कॉम्प्रीहेंड, जिसे कम्प्लीटली समझा ना जा सके, जो ब्लैंक छोड़ दे, क्योंकि वो ब्लैंक्स ही ऐसी चीज़ हैं जो हमारी कल्पना को पंख देंगे अपने विचारों को और ज़्यादा ब्रॉड वे में पेश करने का। तो यहाँ पे वो और उसी प्रकार से उसी चीज़ को साबित करता हुआ अपनी कल्पना को पंख दे रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे सूरज को हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करें तो जो सूरज है वो कठिनाइयों भरे रास्ते का प्रतीक है, कठिनाइयों भरे रास्ते का और मुश्किलों का प्रतीक है। However, the poet still wishes to embrace the sun even at the cost of his life, suggesting risks on the part of those who think differently. However, the poet still wishes to embrace the sun even at the cost of his life, suggesting risks on the part who think differently. इसीलिए वो कहता है कि जहाँ पे सूरज मुश्किलों भरे रास्ते का प्रतीक है, कठिनाइयों का प्रतीक है, इसके बावजूद भी वो उसी रास्ते को चुनना चाहता है। नो डाउट उस रास्ते पे उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उसे वो रास्ता पूरी तरीके से कामयाबी भी ना दे, बट उसके बावजूद भी वो रास्ता चुनना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उस रास्ते पे चलते हुए उसे कामयाबी मिले ना मिले उसे अलग पहचान ज़रूर मिल जाएगी। और इसका प्रतीक है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, जिन्होंने आज़ादी से पहले इतने बलिदान दिए। ठीक है, उन्हें पता था कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो आज़ादी देख के जाएंगे, बट उन्हें ये पता था आज़ादी मिले ना मिले बट उनका नाम अमर हो जाएगा, उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार से पोइट भी चाहता है कि वो भी एक अलग रास्ता अपनाए अपनी ज़िंदगी में। In other words, the poet wants to tell that path of difficulty or different or known individuality might be full of difficulties and problem, but there is great feeling of fulfillment and satisfaction in doing so. तो दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुश्किलों भरा रास्ता नो डाउट हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, कठिनाइयों से भरा होगा, बट उसके बावजूद भी वो हमारे लिए बहुत संतुष्टि भरा होगा और हमारी एक अलग पहचान बनाने वाला होगा। In the end, to conclude, we can say that through this poem, the poet has tried to give us the message of recreation. तो ये कहना गलत नहीं होगा
होगा। इस पोइम के ज़रिए पोइट ने हमें पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म और नए विचारों का अपने अंदर उत्पन्न करने का एक मैसेज दिया है, क्योंकि उसे पता है ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी एक अलग आइडेंटिटी और पहचान बनाने में मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।